ऑलराइट, एनसीटी ज़ोन में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम सॉल्व करने वाले हैं इंग्लिश का लिटरेचर एंड लैंग्वेज लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ये जो पेपर है, इसे सॉल्व करेंगे और ये जो शिफ्ट है 1 का है। यानी कि ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हम सॉल्व करेंगे और 2025 का है। और डेट देख लो, 29 अप्रैल को हुआ था, उस तारीख का ये पेपर है। तो इसको हम डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। मेरी बातों को ध्यान रखना कि मेरी बातों को सुनना ध्यान से। आपको ग्रामर समझाऊँगा, टेंस कौन-सा इस्तेमाल हुआ है, ये भी बताऊँगा, हर एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा। इसलिए ये वीडियो कन्फर्म बड़ा होने वाला है। 1 घंटे से ऊपर जाएगा यानी कि डेढ़ घंटे का आप मान लो, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारा पैराग्राफ। पैराग्राफ्स के बेसिस पे 4 क्वेश्चन होते हैं, तो पैराग्राफ पे इतना फ़ोकस मत करो क्योंकि वहाँ पे भी अलग अलग आने वाला है। तो इसको बस अपना एक प्रैक्टिस के लिए आप समझ सकते हो, ठीक है? तो आपको पैराग्राफ दिख रहा है, पॉज़ करिए और पढ़िए, ठीक है? क्योंकि अभी मैं पढ़ाऊँगा, उसको समझाऊँगा तो टाइम लग जाएगा। तो पैराग्राफ क्योंकि वहाँ पे भी अलग आने वाला है, जो आएगा वही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो वहाँ पे भी अलग आने वाला है। तो ये बस अपना एक प्रैक्टिस के लिए ले लीजिए कि मैं इसका क्वेश्चन्स को सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो ये पैराग्राफ 1 पढ़ लिया आप लोगों ने, इसी तरह पैरा 2 पढ़ लीजिए, ठीक है? सिंपल है, ईज़ी है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। पॉज़ करके पढ़ लीजिए और पैरा 3 भी पढ़ लीजिए, ठीक है? इसी के बेसिस पे कुछ सवाल हैं, वो हम अब सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, तो मैं पूरा लिख के आप लोगों को समझाने वाला हूँ, बट जो ये पैराग्राफ वाले हैं, ये मैं डायरेक्ट आपको बस ऐसे ही सिंपल रेफरेंस दे के आपको बस इसको सॉल्व करवा दूँगा, इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट व्हिच आर इनकरेक्ट बेस्ड ऑन योर रीडिंग पैसेज। तो जो आपने रीड किया, उसके बेसिस पे बताइए कि इनमें से कौन-सा इनकरेक्ट है, ठीक है? पहला पढ़ लेते हैं। अ, जो पहला वाला पढ़ा, इको टूरिज्म ग्रू आउट द एनवायरनमेंट मूवमेंट ऑफ 1970। तो पैराग्राफ 1 में ही आपने इसके बारे में पढ़ लिया होगा, मैं फिर से दिखा देता हूँ ये वाला, ठीक है? तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बट हमसे क्या बोला था? इनकरेक्ट बोला था, ठीक है? इनकरेक्ट बोला था। तो इसी तरह आप पूरा पैसेज में जाके चेक चेक कर सकते हो, तो पहला वाला सही हो जाएगा। तो पहला वाला तो सही हो गया, बट हमसे इनकरेक्ट बोला था ना, तो पैराग्राफ 1 में ही हमें ये इसका आंसर मिल गया था। आगे है, इको टूरिज्म इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन द टूरिस्ट इंडस्ट्रीज़। तो ये बात भी सही है। क्यों? क्योंकि ये भी पैराग्राफ 1 में ही बता दिया है, ठीक है? पैराग्राफ 1 में अगर आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। मैं फिर से आपको जस्ट ये एग्ज़ाम्पल आप लोगों को दिखा देता हूँ, फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर, ठीक है? यहाँ पे बता दिया गया है। तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इको टूरिज्म इज़ ट्राइंग टू टैप द क्लासिकल टूरिस्ट प्लेस फॉर द पोटेंशियल टू अट्रैक्ट टूरिज्म। तो जो सी वाला है, ये इसमें पैराग्राफ 1 में इस तरीके के बारे में नहीं बोला। वहाँ नेचुरल प्लेसेस के बारे में बोला है और अनस्पॉइल्ड के बारे में ब बात किया है, नॉट क्लासिकल। क्लासिकल की बात ही नहीं की गई वहाँ पे। ठीक है? क्लासिकल की बात नहीं की गई, इसलिए गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, जहाँ दिख रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये इसमें हमें सी दिख रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट, सी एंड डी। तो फिर भी हम चेक कर लेते हैं डी वाला। इको टूरिज्म इज़ रेगुलेटेड एंड मेंटेन ए यूनिवर्सल स्टैंडर्ड। इसके बारे में भी नहीं बोला गया पैराग्राफ में। अगर आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि पैराग्राफ 3 में, जब पैराग्राफ 3 में आप देखोगे, इट इज़ द लीस्ट रेगुलेटेड इंडस्ट्री विथ नो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है? अगर 3 में आप जाके चेक करोगे तो आप चेक कर लेना पैराग्राफ 3 में, वहाँ आप लोगों को मिल जाएगा नो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, ठीक है? तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो सी एंड डी हमारा आंसर हो गया, ठीक है? इसका आंसर सी एंड डी हो गया। अभी मैं इसको लिख के नहीं बता रहा, बाकी 4th क्वेश्चन से मैं लिख के आप लोगों को समझाऊँगा। अभी बस टाइम बचाने के लिए लिख रहा नहीं हूँ। आइडेंटिफाई द फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ इको टूरिज्म। तो हमें इनमें से पढ़ना है, इको बताना है इनमें से। तो पहला वाला है, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर प्रिस्टाइन लोकेशन। तो ये करेक्ट है, पैराग्राफ में ये चीज़ लिखा गया है, हाई डिमांड ऑफ ट्रैवल फॉर अनस्पॉइल्ड लोकेशन। बी वाला पढ़ते हैं, इट इज़ द वेरी लुक्रेटिव इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। तो ये मेंशन नहीं किया गया पैराग्राफ में, अगर आप पढ़ोगे तो ये मेंशन नहीं किया गया। तो हमारा जो है ये वाला ऑप्शन हट जाएगा। तो जहाँ-जहाँ बी है वो हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, और कहीं है? आई थिंक नहीं है। ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। तो अब नीचे के 2 बच गए, ठीक है? हमसे बोला रिस्पांसिबल ऑफ ग्रोथ की बात की गई ना, तो उसमें ये बी, जहाँ बी तो गलत हो गया, तो बी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन हट गए। अब नीचे के 2 में से ही आंसर होंगे हमारे। इस तरीके से आप नेगलेक्ट करके आंसर निकाल सकते हो। इंसेंटिव्स आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। क्या गवर्नमेंट द्वारा इंसेंटिव दिया जाता है? ऐसा मेंशन है कहीं? तो नहीं है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। तो सी वाला भी हट जाएगा। तो सी कहाँ ही दिख रहा है? ऊपर में ही दिख रहा था। चलो आगे देखते हैं। हंगर्स फॉर जेन्यू कल्चर एक्सपीरियंस। तो है ऐसा कुछ?
बोला गया है? तो हाँ, बोला गया है, ये करेक्ट है, पैराग्राफ 1 में ही इसका ज़िक्र किया गया है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो डी, डी दिख रहा है, ए एंड डी, ये ऑप्शन हमारा हो सकता है करेक्ट। आगे देख लेते हैं, फिर भी शोकेस ट्रैवल कल्चर आर साइट शो, क्या ये चीज़ लिखा गया है? पैराग्राफ 2 में अवॉइड एक्सप्लोइटिंग ट्राइबल कल्चर ऐसा कुछ करके लिखा गया है पैराग्राफ, जब आप 2 पढ़ोगे उसमें लिखा गया है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर ए एंड डी हो जाएगा, ठीक है? सिंपल मतलब पैराग्राफ वाला क्वेश्चन जो है ना, इतना ध्यान मत दो, क्वेश्चन नंबर 4th से इम्पोर्टेंट है, 4th या फिर 5th मान लो, ठीक है? क्योंकि 4 तो इसी की पैराग्राफ के बेसिस पे ही है, तो आप स्किप कर सकते हो इसे, बाद में आप सॉल्व कर लेना, वीडियो को देख सकते हो, तो वरना मतलब कि खुद करना है इस क्वेश्चन को। चूज़ द करेक्ट इंटरप्रिटेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से आपको इंटरप्रिटेशन बताना है इसका, ठीक है? पढ़ते हैं, डेवलपर्स एंड गवर्नमेंट आर पर्टिकुलरली गिल्टी फॉर ग्रीन वॉशिंग प्रोजेक्ट that appear to environmentally aware on the surface but destroy the ecologically sensitive areas during the large scale construction। तो आप अगर पैराग्राफ पढ़े होगे तो उसमें आप लोगों को ये वाला ऑप्शन दिखा होगा। अगर पैराग्राफ नंबर बता देता हूँ मैं, उसमें आप लोग चेक कर लेना। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा सी। हाँ, सी यही वाला। डेवलपर्स एंड गवर्नमेंट यूज द टर्म ग्रीन टू मेक देमसेल्फ अपीयर्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ठीक है? तो थर्ड क्वेश्चन तक आपका हो गया, मोस्ट प्रोबेबली काफी इजी था, कोई दिक्कत नहीं आया होगा। फोर्थ से कंटिन्यू करते हैं। वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हम पढ़ते हैं, चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो विच मीन्स टू गेन एन एडवांटेज, ठीक है? ये हमारे पास अंडरलाइन है, ठीक है? ये अंडरलाइन हुआ है, इसका मतलब हमें ढूंढना है, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। टू गेन एन एडवांटेज, इसका हिंदी मतलब आप समझो तो होता है कि मौके का फायदा उठाना, एक तरीके से मतलब कि फायदा उठाना, आप लोगों को पता होगा इस चीज का मतलब। अब देखो, फ़ायदा उठाना, हम इन 4 ऑप्शन में से हमें इसका मतलब देखना है। साइड शो का मतलब आप क्या समझते हो? साइड शो होना मतलब कि आप एक चीज़ समझ सकते हो एग्ज़ाम्पल के तौर पे, कि एक कोई इवेंट हुआ, ठीक है? अब लेकिन जो जो भी शो हुआ, उस शो का एक साइड शो था, ठीक है? मेन इवेंट कुछ और था। इस तरीके से एग्ज़ाम्पल मतलब मेन इवेंट कुछ और था, लेकिन साइड शो जो हुआ वो आपने देखा। तो एक तरीके से इसमें फ़ायदा उठाना, तो कहीं इसका मतलब आप समझ नहीं पाए, ठीक है? साइड शो मतलब एक तरीके से इवेंट कुछ और था, आपको देखा देखा आपने कुछ और, इस तरीके से साइड शो। अगला है कम इंटू इट्स ओन। अब कम इन इंटू इट्स ओन इसका मतलब होता है, आप इसका मतलब क्या समझते हो? अब अगर एग्ज़ाम्पल से देखोगे तो अब आपको असली वैल्यू दिखने लगे, इस तरीके से, ठीक है? कम इंटू इट्स ओन। अगर आप इसका मतलब अगर आप जानो तो फ़ायदा उठाना नहीं होता, किसी भी एंगल से इसका फ़ायदा उठाना मतलब नहीं होता, टू गेन एन एडवांटेज इसका भी नहीं हो रहा। तो पहला ऑप्शन तो हमारा रिजेक्ट हो गया, तो सेकंड वाला भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अगर एग्ज़ाम्पल से आप समझना चाहो, तो जैसे ही हम देखते हैं कि कोई नया फ़ोन लेते हैं हम, ठीक है? तो उसमें अपडेट आता है, तो उस अपडेट के बाद क्या होता है कि अपना असली वैल्यू दिखाने लगता है फ़ोन जो है, ठीक है? कम इंटू इट्स ओन, ठीक है? इसका मतलब आप ये समझ सकते हो। अब अगला है कैश इन कर लेना। कैश इन का अगर मतलब आप समझो, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब जो है मौके का फ़ायदा उठाना एक तरीके से। यानी कि इसका फ़ायदा उठाना, कैश इन कर लेना मतलब फ़ायदा उठाना मौके का। किसी सिचुएशन को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना, ठीक है? सिंपल ये समझ लो, किसी सिचुएशन को अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना। इसका मतलब ही क्या होता है? टू गेन एन एडवांटेज। तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। बाकी ये वाला भी देख लेते हैं, पास्ड ऑन, आपने सुना होगा डाइड हो गए मतलब मर गए, इस टाइप का, ठीक है? तो बोलते हैं ना, सॉफ्ट सॉफ्ट फॉर्म जो होता है सॉफ्ट में, कि पास्ड अवे ऐसा करके, चले गए, ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है? तो ये भी ऑप्शन, इसमें भी एडवांटेज उठाना ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन हमें मिल चुका है पहला वाला, कैश इन कर लेना। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, टू गेन एन एडवांटेज का। बाकी सारे मीनिंग मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है? तो करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा कैश इन कर लेना। पास्ड ऑन का अगर एक और मतलब आप देखना चाहो, तो हो सकता है कि मना कर देना एक तरीके से, ठीक है? ये भी हो सकता है अगर आप एक पर्टिकुलर सेंस में बात करूँ तो। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों को आ गया होगा समझ। मैं इरेज करता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, ऑलराइट, तो पांचवा क्वेश्चन करते हैं अब। पांचवा क्वेश्चन क्या हमसे क्या कह रहा है, उसे पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। चूज द करेक्ट रिपोर्टेड वर्ब ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको सेंटेंस दिया है, उसे पढ़िए।
होप आप लोगों ने सेंटेंस पढ़ लिया होगा। तो सेंटेंस क्या कह रहा है हमसे और आपको क्या करना है, तो आप लोगों ने देख लिया। अब पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ लेता हूँ आप लोगों के लिए। द स्ट्रेंजर सेड टू मी, स्ट्रेंजर जो है सेड टू मी, सेड को हम अंडरलाइन कर लेते हैं क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब को अब हमें चेंज करना है। कैन यू लिखा है यहाँ पे, कैन यू टेल मी द वे टू द स्टेशन, तो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए सेड टू बोला है, सेड सेड किस में चेंज होता है? जब भी क्वेश्चन पूछते हैं सेड टू जो पूछा गया है, ठीक है, ये किस में चेंज होता है? या तो आस्क्ड में चेंज होता है, ये देखिए यहाँ पे आस्क्ड दिखेगा, या तो इंक्वायर्ड में चेंज होगा। ये दो ही में बदलते हैं, जब बदलते हैं तो, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं हम आगे। आगे हम देखते हैं, यहाँ स्ट्रेंजर जो है सवाल पूछ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? आस्क्ड का इस्तेमाल करेंगे। सवाल पूछ रहा है ना वो, तो यहाँ पे आस्क्ड का इस्तेमाल होगा, ना कि इंक्वायर्ड का। तो सवाल पूछने के लिए आस्क्ड हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं कि क्या है। ये पूरा सवाल पूछा गया था ना, इसलिए आस्क्ड का इस्तेमाल किया गया था। अब डायरेक्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में जो डायरेक्ट ये क्वेश्चन में, इसमें क्या पूछ रहा है? कैन यू यहाँ लिखा है हुआ है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कैन यू क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये जो कैन यू जो है, ये जब चेंज करेंगे तो किस में चेंज होगा? या तो इफ में चेंज होगा या वेदर में चेंज होगा। तो इफ ये रहा, और वेदर है कहीं नहीं है वेदर। तो इफ इसमें भी है, इसमें भी है, और यहाँ पे भी है। बट हमें आस्क्ड के साथ जाना है, तो आस्क्ड ये वाला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने सेड टू जो है आस्क्ड में चेंज होगा, ये चीज हमें पता चल गया। अब टेंस जब चेंज करेंगे तो कैन जो है किस में चेंज होगा? कैन कुड में चेंज होगा। तो यहाँ पे कुड कहाँ पे है? यहीं पे है। तो ये हो जाएगा हमारा। और आगे देखते हैं, आगे ये भी है, जो प्रोनाउन है, ये जो यू है बेसिकली वो आई में चेंज हो जाएगा, और जो मी है वो हिम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यू आई में चेंज हो जाएगा और मी जो है हिम में चेंज हो जाएगा, प्रोनाउन, ठीक है। और इसमें इसके अकॉर्डिंग हमें कहाँ दिख रहा है? यहाँ आई हमें दिख रहा है, यू की जगह आई हो गया और हिम हो गया मी की जगह। तो ऑप्शन नंबर ये वाला जो हमारा है करेक्ट हो जाएगा। हमने बिल्कुल एक्सप्लेन में बता दिया कि सेड टू जो है किस में चेंज होगा? आस्क्ड में चेंज होगा। कैन यू कुड कैन जो है कुड में चेंज हो जाएगा, और यू जो है आई में चेंज होगा, और मी जो है हिम में चेंज होगा। और इफ का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए, ठीक है। इफ का इस्तेमाल क्यों करेंगे? मैंने बताया था कि कैन यू बोला है, कैन यू, इसलिए इफ का इस्तेमाल होगा। तो आई थिंक आप लोगों को ये सवाल आ गया होगा, इजीली समझ आ गया होगा। बाकी सारे ऑप्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ थी जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और मैंने करेक्ट एक्सप्लेन भी कर दिया आप लोगों को। तो करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा हमारा। तो पांचवा क्वेश्चन हो गया हमारा। आई थिंक आप लोगों को आ गया समझ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, एक सेकेंड। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा है सिक्स्थ वाला। चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच हमें चूज करना है फ्रॉम द फॉर द फॉलोइंग, जो हमारा फॉलोइंग सेंटेंस है इसके लिए। द कैप्टन, जो कैप्टन है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वॉन द चैंपियनशिप, ठीक है। अब ये सेंटेंस है, अब इसको हमें डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। अब हम लाइन बाय लाइन आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेंटेंस दिया है वो इनडायरेक्ट स्पीच में हमें दे रखा है, जो सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट है, उससे हमें डायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। आपको समझ आ गया? अ, इस सेंटेंस से हमें क्या समझ आता है? हमें जो है यहाँ पे एक्सक्लेम्ड दिया गया है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ठीक है। इसका मतलब होता है खुशी का एक्सप्रेशन, ठीक है। इसका मतलब आप लोगों को समझ गए, खुशी का एक्सप्रेशन होगा दे हैड वॉन, दे हैड वॉन। अब इसका मतलब क्या होता है? असली बोलने वाले, तो मतलब दे हैड वॉन लिखा हुआ है ना, तो मतलब जो असली में जो डायरेक्ट जो बोल रहा होगा वो क्या बोलेगा? वी हैव वॉन बोलेगा ना। समझ आया आप लोगों को? वी हैव वॉन क्यों आएगा? एक सेकंड पेन ले लेता हूँ। अरे यार, हाँ ठीक है। तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय है यहाँ पे। अब हम आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय का मतलब आप लोगों को समझ आ गया, कि यहाँ पे जो जो इस्तेमाल किया जाएगा, जो वर्ड जो होना चाहिए बोलते समय, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे वाओ का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि सरप्राइज जब होगा बंदा तो ये बोलेगा। आ, ठीक है कैप्टन, लेकिन सरप्राइज तो नहीं हुआ यहाँ पे, तो वाओ की इस्तेमाल नहीं होगा। ब्रेवो मतलब बोलते हैं शाबाशी देते समय। हुर्रे मतलब वही हैप्पीनेस वगैरह या फिर जॉय में इस्तेमाल करते हैं इस वर्ड का इस्तेमाल। और अलास मतलब दुख के टाइम पे इसका इस्तेमाल करते हैं, जब कोई दुख वाला बात होता है तो। बट यहाँ पे दुख का भी बात नहीं था, और ना ही शाबाशी देने वाला, और ना ही सरप्राइज होने वाला। तो हमें हुर्रे का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ जॉय है। जॉय और हैप्पीनेस में हुर्रे का इस्तेमाल होता है, आप लोगों को पता होगा। तो ये ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी आगे हम देखेंगे, दे हैड वॉन लिखा है तो वी हैव वॉन यहाँ पे लिखा हुआ है।
डायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे, ठीक है? और प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन यहाँ पे क्या है? दे है। तो दे जो है वो किस में चेंज होगा? वी में चेंज होगा, तो यहाँ वी हमें दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पे आई इस्तेमाल कर दिया है जो कि गलत है। दे के साथ आई कैसे आ सकता है? ठीक है? तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया, यहाँ पे भी वी है, यहाँ पे भी वी है और यहाँ पे आई है, तो ये भी हट गया। जहाँ-जहाँ आई है वो हट जाएगा, ये वाला तो हट गया आई की वजह से, ठीक है? क्योंकि आई था यहाँ पे और यहाँ पे भी आई था तो ये भी हट गया और यहाँ इन दोनों में वी था, लेकिन ब्रेवो शबासी के लिए और हुर्रे जॉय के लिए, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन आ गया होगा समझ। वी वॉन या वी हैव वॉन, ठीक है? ऐसा आएगा। वी वॉन या वी हैव वॉन, ठीक है? इन दोनों में जब हम चूज़ करेंगे तो आई वॉन तो इसमें तो गलत है, आई वॉन वाला, ठीक है? टेंस जब हम चेंज करते हैं तो हमें क्या समझना होता है कि हैड वॉन मतलब कि ये पास्ट परफेक्ट है। हैड वॉन मतलब पास्ट परफेक्ट है। डायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करते हैं तो हैव वॉन होगा। हैव वॉन होगा मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में हम चेंज करेंगे, हैव वॉन, ठीक है? ये रहा हैव वॉन, प्रेजेंट परफेक्ट में जब हमने चेंज किया। जब हम ऑप्शन चेक करेंगे तो पहला वाला जो है सरप्राइज़ के लिए है, जो कि गलत था, ठीक है? जो मैंने ऑलरेडी और इसमें प्रोनाउन भी गलत है, आई है, ठीक है? पहला ऑप्शन इसलिए रिजेक्ट हो गया। पहला ऑप्शन आप लोगों को आगे समझ क्यों रिजेक्ट हुआ। और ब्रेवो इस्तेमाल किया गया है, ठीक है? जो कि जॉय के लिए नहीं होता, दूसरा वाला ब्रेवो, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। और तीसरा में हम देखेंगे ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें प्रोनाउन भी सही है और जॉय जॉय के लिए हमने हुर्रे इस्तेमाल किया, वो भी सही है और करेक्ट टेंस भी है। टेंस भी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। और चौथा ऑप्शन जो है अल्लाह से इस्तेमाल किया गया है, जो कि दुःख के लिए होता है, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत। तो आई थिंक यहाँ पे ये वी हैव वॉन नहीं दिख रहा है, तो आप लोगों को दिख गया होगा। तो छठा क्वेश्चन भी हो गया बहुत ईज़िली, कोई दिक्कत नहीं आई आप लोगों को इसमें। छठा क्वेश्चन बहुत ईज़ी था। आई आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो पाँचवा और छठा जो था वो ग्रामर से रिलेटेड था टॉपिक। अ, 1 सेकंड मैं इसको इरेज़ कर देता हूँ और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट, फिर 7th वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। 7th वाला जो है वो काफ़ी ईज़ी है, उसको आपको चेंज करना है। पढ़ते हैं, चूज़ द करेक्ट एक्टिव फॉर्म फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। एक्टिव फॉर्म हमें चूज़ करना है नीचे दिया गया सेंटेंस का। माय पेंटिंग आर टू बी एग्ज़िबिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द न्यू आर्ट गैलरी। तो बाय के बाद जो लिखा है, ये हमने अंडरलाइन कर लिया है, तो ये हमारा एक सेंटेंस है, ठीक है? अब इस सेंटेंस में आपको जो है एक्टिव फॉर्म जो है आपको सेलेक्ट सेलेक्ट करना है। जो हमारा जो सेंटेंस है, ये क्या है हमारा अ, पैसिव में दिया हुआ है। ओरिजिनल जो सेंटेंस है, वो हमारा पैसिव में दिया हुआ है। ये पैसिव है, पैसिव से एक्टिव में चेंज करना है, तो सिंपल एक चीज़ याद रखना कि टेंस जो है वो सेम होना चाहिए। तो आर टू बी लिखा है, ठीक है? आर टू बी, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि पहले तो ऑब्जेक्ट बता दो इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? माई पेंटिंग हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट है। क्योंकि इस पे एक्शन हो रहा है ना, माई पेंटिंग, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आर टू बी एग्ज़िबिटेड जो है इसका मतलब अगर आप क्या समझोगे, आर टू बी एग्ज़िबिटेड मतलब प्लान होने वाला है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? प्लान होगा, आर टू बी एग्ज़िबिटेड होने वाला है ऐसा कुछ। तो इससे आपको टेंस समझ आ रहा है। टेंस समझ पा रहे हो कि शेड्यूल है फ्यूचर में, ठीक है? फ्यूचर में फिक्स हो गया है, यानी एग्ज़िबिशन होने वाली है, ठीक है? एग्ज़िबिटेड जो है एग्ज़िबिशन वो होने वाली है। इसका मतलब ये समझ गए, टेंस आप लोग को समझ गए, टेंस का क्या मतलब हो गया। बाय द न्यू आर्ट गैलरी, तो न्यू आर्ट गैलरी हमारा क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब हम इसको चेंज करते हैं, एक्टिव बनाते वक़्त क्या हो जाएगा? जो न्यू आर्ट गैलरी है, वो क्या है? जो ये ऑब्जेक्ट है, अब ये क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। आ रहे हो समझ? ये अब सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो है वो हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है? सिंपल ये समझो, और टेंस जो है सेम होना चाहिए। तो हम पढ़ते हैं और एक-एक ऑप्शन को और देखते हैं। द न्यू आर्ट गैलरी विल बी एक्ज़िबिटिंग माय पेंटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या पैसिव में एक्टिव में ये होगा? पैसिव को जब हम एक्टिव में करेंगे तो इसमें जो विल बी लिखा है, विल बी एक्ज़िबिटिंग, तो ये तो फ्यूचर कंटीन्यूअस हो गया ना। फ्यूचर कंटीन्यूअस हो गया, ओरिजिनल सेंटेंस तो कंटीन्यूअस फीलिंग नहीं है। इसमें कंटीन्यूअस की तो बात ही नहीं हुई तो फ्यूचर की। तो ये तो ऑप्शन हट जाएगा, ठीक है? पहला ऑप्शन हट गया। दूसरा देखते हैं, द न्यू आर्ट गैलरी इज़ टू एक्ज़िबिट माय पेंटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये जो है इसमें देखिए टेंस की बात करें तो इज़ टू लिखा है, इज़ टू एक्ज़िबिट, हाँ, तो ये होने वाला है, प्लान होने वाला है। तो ये जो है टेंस दोनों का मैच कर रहा है। तो फिक्स्ड है, प्लान फिक्स्ड इसमें भी था, ठीक है? तो दोनों का टेंस जो है वो सेम हो गया। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है टेंस के मुकाबले। और
सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो गया है, उसका सब्जेक्ट जो है हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन चुका है, जो कि हमें इस सेंटेंस में पढ़ के हमें समझ आ रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। आगे देखते हैं। द न्यू आर्ट गैलरी हैज़, अभी यहाँ देखिए हैज़ का इस्तेमाल किया गया है, तो हैज़ एग्ज़िबिटेड, तो इसमें भी ये प्रेज़ेंट परफेक्ट है। ये क्या है? प्रेज़ेंट परफेक्ट में दिया है। माय पेंटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो प्रेज़ेंट परफेक्ट में दिया गया है, लेकिन मतलब एग्ज़िबिशन पहले ही हो चुकी है। तो ऐसा तो नहीं है ना, हमने जब सेंटेंस पढ़ा तो ऐसा तो नहीं था कि हो चुका थोड़ी था, होने वाला डिसाइड था फ्यूचर में, ठीक है? तो ये ऑप्शन भी हट जाएगा हमारा, टेंस क्योंकि अलग है। द न्यू आर्ट गैलरी हैज़ बीन एग्ज़िबिटेड, यहाँ पे देखिए हैज़ बीन एग्ज़िबिटेड, एग्ज़िबिटिंग माय पेंटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देखिए ये वाला जो है ना ऑप्शन, हैज़ बीन एग्ज़िबिटिंग लिखा है, तो ये प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया। तो देखिए एक्शन चल रहा है, जब चल रहा है ये चीज़, तो ओरिजिनल सेंटेंस में ऐसा नहीं था, जो कि ये गलत है, ठीक है? कंटीन्यूअस की तो बात ही नहीं की गई, तो ये भी ऑप्शन हट जाएगा। तो पहला और दूसरा तो कंटीन्यूअस की वजह से हट गया, तो ये तीसरा जो था उसमें भी हमारा जो था किसमें प्रेज़ेंट परफेक्ट में था, जो कि पहले ही हो चुका है, तो ये चीज़ तो नहीं थे, पहले नहीं हो चुका था, वो होने वाला था, आर टू बी, यहाँ लिखा हुआ है आर टू बी, इससे आप समझ गए कि होने वाला है, हो चुका नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हट जाएगा। तो सेंटेंस जो है, टेंस जो है सेम होना चाहिए एक्टिव और पैसिव का, तो इसीलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो 7वाँ का ये वाला आंसर क्यों होगा करेक्ट, मैंने डिटेल में आप लोगों को समझा दिया। आई थिंक आप लोगों को आ गया होगा समझ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले इसे इरेज़ कर देते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो 8th वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम। ये भी सेम ही है, मतलब इसमें ये भी ग्रामर का ही है। चूज़ द करेक्ट पैसिव, इस बार पैसिव में फॉर्म हमें चूज़ करना है फ्रॉम दिस सेंटेंस। हमारे पास सेंटेंस है, हमें अब पैसिव में चूज़ करना है। उस समय हमने एक्टिव में चीज़ चूज़ किया था। तो क्या होता है, बस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, और टेंस जो है, जो दोनों सेम रहता है। ये रूल बस आपको पता होना चाहिए। दे आर बिल्डिंग, आर बिल्डिंग है, ठीक है? दे आर बिल्डिंग अ न्यू स्कूल एंड क्रिएटिंग 2 न्यू रोड फॉर एसेस, ठीक है? तो मतलब अभी काम जो है चल रहा है, ठीक है? तो अब हम सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें जो है टेंस को समझना है कि टेंस क्या है। तो टेंस को जब हम समझेंगे कि टेंस क्या है, तो हमें पता पता क्या चलेगा कि टेंस क्या है, पढ़ के ही पता लगेगा। दे आर बिल्डिंग, यानी कि बिल्ड कर रहे हैं अ न्यू स्कूल एंड क्रिएटिंग 2 न्यू रोड्स फॉर एसेस, ठीक है? तो मतलब अगर कंटीन्यूअस में हो रही है और ये प्रेज़ेंट की बात है, तो मतलब ये प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस हो जाएगा, टेंस। प्रेज़ेंट होना चाहिए और कंटीन्यूअस होना चाहिए, ठीक है? काम मतलब अभी चल रहा है ना, तो एक्टिव में आर के साथ आईएनजी लगेगा, एक्टिव में आर के साथ वर्ब वर्ब जो भी होगा आईएनजी लगेगा बेसिकली, और आर है और आईएनजी है, आर के साथ आईएनजी है। देखिए आर के साथ आईएनजी है, तो ये जब चेंज होगा, रूल आपको पता होना चाहिए, इज़ या आर के साथ चेंज होगा, इज़ या आर के साथ, ये जब चेंज होगा तो इज़ या आर में चेंज होगा, और प्लस में बीइंग लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्डिंग है, तो बिल्ड हो जाएगा बेसिकली थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे भी बिल्ड है, यहाँ पे भी बिल्ड है, यहाँ पे भी बिल्ड है। तो मतलब अब हमें कैसे पता लगेगा? तो अब हम टेंस देखेंगे सबका लाइन बाय लाइन, हर एक ऑप्शन का। पहला ऑप्शन देखते हैं, अ न्यू स्कूल इज़ बीइंग बिल्ड एंड 2 न्यू रोड्स आर बीइंग। इज़ बीइंग और आर बीइंग दोनों आ गया, इज़ आ गया और आर आना चाहिए। हाँ, ये तो हो रहा है हमारा करेक्ट। क्रिएटेड बाय एसेस, क्रिएटेड फॉर एसेस, ठीक है? तो ये जो टेंस है, टेंस आपको समझ आ रहा होगा कि जो पहला ऑप्शन है, इसमें जो है टेंस दोनों का सेम है, ठीक है? जो ऊपर कह रहे थे और नीचे कह रहे थे, दोनों में प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस ही टेंस है, ठीक है? तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ अ, इज़ बिल्डिंग, इज़ आ रहा है, इज़ बीइंग आ रहा है, यही आना चाहिए, और आर बीइंग ये भी है। तो ये दोनों ऑप्शन, हमारा ये ऑप्शन हो गया करेक्ट, क्योंकि टेंस सेम है इसमें। आगे वाला ऑप्शन जो है, अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे हैज़ बीन है और यहाँ पे वाज़ है, ठीक है? और यहाँ पे हैड बीन है। तो मतलब यहाँ पे कंटीन्यूअस, जो जो प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस था, इसमें भी प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस ही है, टेंस जो है दोनों सेम है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं, अ न्यू स्कूल हैज़ बीन बिल्ट एंड हैज़ बीन बिल्ट, ठीक है? हैज़ बीन बिल्ट, यहाँ पे चल रहा था काम, यहाँ पे लेकिन हैज़ बीन बिल्ट बन चुका है यहाँ पे, एंड 2 न्यू रोड्स हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर असिस। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा था? बिल्ड हो रहा था, काम चल रहा था, लेकिन इसमें ऑप्शन, बाकी ऑप्शन जो हम देख रहे हैं, सेकंड वाला ऑप्शन, इसमें जो टेंस है वो प्रेज़ेंट के साथ परफेक्ट है, प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस है, मतलब काम हो चुका है, इसमें जो है काम हो चुका है। तो ये हो चुका तो नहीं था, चल रहा था उसमें, लेकिन ओरिजिनल में क्या हो रहा था? चल रहा था ना काम, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया,
टेंस ही क्योंकि अलग है। आगे पढ़ते हैं। अ न्यू स्कूल वाज बीइंग बिल्ट एंड टू न्यू रोड्स वर बीइंग क्रिएटेड। ठीक है? अब इसमें वाज़ बीइंग बिल्ड है, वर बीइंग क्रिएटेड, ठीक है? वर वाज़ बीइंग और वर बीइंग, ठीक है? ये 2 है, वाज़ वर, ठीक है? और इसमें जो टेंस है, ये टेंस क्या हो जाएगा? पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा, सॉरी। पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या था? प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस था। इसमें पास्ट हो गया, तो ये टेंस ही गलत हो गया। टेंस ही अलग हो गया, तो ये ऑप्शन भी हट जाएगा। ठीक है? टेंस अलग है, ओरिजिनल प्रेज़ेंट में था, ये पास्ट में है, ठीक है? इसीलिए। आगे देखते हैं, अ न्यू स्कूल हैड बीन, ठीक है? यहाँ पे हैड बीन बिल्ड है एंड टू न्यू रोड्स हैड बीन, यहाँ पे भी हैड बीन है, क्रिएटेड फॉर एसएस। तो ये वाला ऑप्शन जो है हैड बीन, ये पास्ट परफेक्ट है, ये भी पास्ट परफेक्ट है और वहाँ प्रेजेंट में था, बातें हो रही थी, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत गलत हो जाएगा। अगर इजीली आप समझना चाहो ना, तो आर के साथ वर्ब वर्ब जो भी होगी उसका आईएनजी लगेगा, ठीक है? अगर आर के साथ वर्ब के साथ आर वर्ब है, उसकी आईएनजी आईएनजी है, ठीक है? तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो या तो ये इज में चेंज होगा या आर में। इज आर के साथ बीइंग, ठीक है? इज आर के साथ बीइंग, देखिए इज और आर के साथ बीइंग और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ये रही बिल्ट, जो कि सब में था, इसलिए हमें टेंस देखना पड़ा। ट्रिक आप लोगों को समझ आ गया, तो 8वां क्वेश्चन भी हो गया हमारा। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन सिंपल, ये समझ गया है कि आर के साथ अगर वर्ब है और उसके साथ आईएनजी लगा है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि यही सिंपल सा कि आर है और वर्ब के साथ आईएनजी है। आर के साथ वर्ब की आईएनजी है और पैसिव में अगर हमें चूज़ करना है, तो सिंपल आपको पता होना चाहिए कि या आर है और वर्ब है और उसके साथ आईएनजी है, तो इज़ आएगा और या आर आएगा। उसके साथ बीइंग लगेगा। तो इज़ आया है और बीइंग लगा है और वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है? इज़ बीइंग बिल्ट, ठीक है? ये चीज़ रूल आपको पता होना चाहिए, तब ये वाला क्वेश्चन ईज़िली हो जाता और आप लोग ये इसको बना लेते। हालाँकि मैंने इसको पूरा डिटेल में आपको समझा भी दिया है। आप बिल्कुल ध्यान से रिवाइंड करिए वीडियो को और ध्यान से सुनिए जो मैंने कहा है, तो आप ये क्वेश्चन बना लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं आएगा। तो अगला क्वेश्चन जो है 9th वाला है, ठीक है? 9th में क्या कह रहा है? रोहित गॉट रियली एंग्री विथ अस एंड स्क्रीम्ड, नन ऑफ यू डैश माय फ्रेंड्स एनीमोर। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको आपको फिल करना है और ये 9th वाला क्वेश्चन जो है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। बेसिकली आप इजीली इसको सॉल्व सॉल्व कर लोगे, कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो ये जो सेंटेंस है, इसमें आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं, इज दे रखा है, वाज दे रखा है, वर दे रखा है और आर दे रखा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अगर आप पढ़ोगे नॉन ऑफ यू आर, यू के साथ आर लगेगा, ये चीज़ तो आपको पता है। तो आर जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालाँकि मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ, 1 सेकंड। इसको मैं ले लेता हूँ। अब देखिए ऑप्शन जो है हमारे पास, इसमें रोहित हम सब पर क्या बहुत ज़्यादा गुस्सा है। जो सेंटेंस है उससे उससे पढ़ के क्या आ रहा है समझ? रोहित गॉट रियली एंग्री विथ अस। ठीक है? ये शुरू का सॉरी, ये कह रहा है वो, शुरू का ये सेंटेंस एंड स्क्रीम्ड, ठीक है? और उसने ज़ोर से चिल्लाकर बोला ना, क्या बोला? वही है, उसमें उसी में फिल इन द ब्लैंक्स लगाया गया है। तो तुम में से कोई भी अब मेरा दोस्त नहीं है, ऐसा कुछ वो बोलना चाह रहा है। तो यहाँ पे आर लगेगा, आर लगेगा। अब ऐसा क्यों है? क्यों आर लगेगा? जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आर क्यों लगेगा? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो, जो इज़ ऑप्शन है, इज़ ये वाला जो है, ये सिंगुलर है, ठीक है? जो यू है, यू के साथ तो गलत हो जाएगा। यू यू जो है, मैं सिंपल आप लोगों को बताता हूँ। यू जो है ये है प्लूरल, ठीक है? और प्लूरल के साथ यू जब जब भी होता है यू, प्लूरल के साथ प्लूरल ही लगेगा। 1 सेकंड। यू जो है हमेशा प्लूरल में ही आएगा, चाहे एक बंदे की बात हो या उससे ज़्यादा की, ठीक है? यू हमेशा प्लूरल ही होगा और प्रेज़ेंट टेंस में है तो प्लूरल के साथ हमेशा क्या लगता है प्रेज़ेंट में? प्लूरल के साथ हमेशा आर ही लगेगा यू के साथ, ठीक है? तो आर आ जाएगा। इज़ के साथ आर नहीं, यू के साथ इज़ नहीं आ सकता क्योंकि इज़ जो है सिंगुलर के लिए लगेगा
और वहाँ से जो है पास्ट में लगेगा, लेकिन ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है? तो ये भी ऑप्शन नहीं आ जाएगा, प्रेजेंट टेंस है इसलिए पास्ट में आ जाता, और इज़ जो आएगा ये सिंगुलर है इसलिए। वर जो है ये भी टेंस जो है पास्ट टेंस में आ जाएगा, इसलिए ये भी नहीं आएगा। आर जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसमें टेंस भी सही है और सब चीज़ सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन जो है हमारा, मैंने बेसिकली आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आर क्यों होगा, और ये भी रीज़न बता दिया कि बाकी ऑप्शन क्यों नहीं होंगे। जैसे कि सिंपल आप लोग समझ गए कि इज़ जो है ये सिंगुलर है इसलिए नहीं लगा, क्योंकि यू के साथ हमेशा प्लूरल ही लगेगा। यू प्लूरल है इसलिए प्लूरल वर्ब ही लगेगा यहाँ पे। तो इज़ नहीं लग सकता, वाज़ नहीं लग सकता, क्योंकि टेंस जो है ये प्रेज़ेंट है, ये वाज़ लगाएँगे तो पास्ट में चला जाएगा, वर्ब में भी पास्ट में चला जाएगा, और आर में प्रेज़ेंट पे रहेगा, तो ये आर हमारा ऑप्शन करेक्ट है, इज़ जो है गलत है। तो इसको इतना डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं थी, आप लोग समझ गए होंगे इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 10वां क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है हमसे? ज़्यादा बड़ा हो गया, 1 सेकंड गाइस। हाँ, 10वां क्वेश्चन। एक्सक्यूज़ मी डैश, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है। दिस ट्रेन स्टॉप एट रायपुर, ठीक है? एक्सक्यूज़ मी कब बोलते हैं? पोलाइटली जब किसी से हम बोलते हैं कि बताइए क्या, मतलब वो क्वेश्चन पूछ रहा है एक तरीके से। तो ऑप्शन हमारे पास डू, डिड, डज़ और वाज़ है। ये सारे ऑप्शन है हमारे पास। एक्सक्यूज़ मी जब हम बोलते हैं, जब बोलते हैं ना पोलाइटली हम किसी से कुछ पूछते हैं तो, ठीक है? तो यहाँ जो ट्रेन है क्या ये ट्रेन रायपुर में रुकेगी? ऐसा कुछ वो पूछना चाहता है। रुकती है? ऐसा वो पूछ रहा है, ठीक है? या पूछ रही है, जो भी है, वो बंदा है, जो भी है, ठीक है? तो यहाँ पे जो इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे? ट्रेन है, ट्रेन जो है हमारा सब्जेक्ट है। आपको आगे समझ, और दिस ट्रेन है मतलब कि सिंगुलर है, एक ट्रेन है, और प्रेज़ेंट टेंस में ये बात जो हो रही है, टेंस की बात करें तो प्रेज़ेंट टेंस है। सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? डज़ लगेगा, ठीक है? सिंगुलर है इसलिए, और प्लूरल होता तो डू लगता। ये प्लूरल में लगेगा ना कि सिंगुलर में। यहाँ पे दिस ट्रेन, एक ट्रेन की बात हो रही है तो सिंगुलर है तो डज़ लगेगा, ठीक है? और डू लगता प्लूरल के लिए, ठीक है? इसलिए करेक्ट आंसर जो है डज़ हो जाएगा इसका आंसर। और डू प्लूरल के लिए, डिड की बात करें तो ये तो पास्ट टेंस में हो जाएगा, हमारा टेंस जो है प्रेज़ेंट में है, ठीक है? क्योंकि पास्ट टेंस में पहले रुकती थी क्या? ये नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं था ना डिड वाला। मतलब क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग वाज़ में भी पास्ट में चला जाएगा, प्रेज़ेंट में बात हो रही है इसलिए। आगे देखते हैं, अ, ये ऑप्शन हमारा जो डिड वाला है, ये वाला आंसर जो है फिल इन द ब्लैंक्स डज़ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर की बात हो रही थी। मैं इरेज़ करता हूँ, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे फिर। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन ईज़ी था, बना लोगे आप लोग तो। 11वां क्वेश्चन देखते हैं अब। तो 11th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चूज़ द सूटेबल एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब पता है आप लोगों को, अपोजिट वर्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये वर्ड है, इसका अपोजिट आपको ढूँढना है। तो देखिए, ये जो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन्स होते हैं, इसमें आपको थोड़ा मतलब मीनिंग आप लोगों को पता हो तो आप इस सवाल के बना सकते हो ईज़िली, बना ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अगर आप देखना चाहो तो वो होता है बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से पछतावा पछतावा महसूस करना, या शर्मिंदा होना, या फिर आप सॉरी फ़ील करना एक तरीके से, ठीक है? अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो ही फेल्ट कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर हर्टिंग हिज़ फ्रेंड। एक तरीके से ये जो सेंटेंस बोला, आप समझ गए इसका मतलब। इस वर्ड का इस्तेमाल करते हुए मैंने एक सेंटेंस बना दिया। अगर उसका हिंदी मीनिंग आप जानना चाहो तो उसने अपने दोस्त को दुःख पहुँचाने पर बहुत, मतलब उसे अपने दोस्त को दुःख पहुँचाने पर बहुत पछतावा हुआ, हिंदी में पूरा सिंपल, ठीक है? अब हम क्वेश्चन को देखते हैं और उसके बाद ऑप्शन है उसको हम देखेंगे और बताएँगे कि कौन-सा आंसर इसमें से सही होगा और कौन-सा नहीं होगा। तो पहला है अपोलॉजिस्ट अपोलॉजिस्टिक, ठीक है? इसका मतलब होता है सॉरी बोलने वाला, जो बोल सॉरी बोलने वाला है ना, वो होता है इसका मतलब। ये कॉन्ट्रैक्ट का सिमिलर हो जाएगा, ये जो इस वर्ड का है, इस वर्ड का सिमिलर हो जाएगा ये। लेकिन हमसे पूछा क्या है? एंटोनिम्स पूछा है, अपोजिट पूछा है, तो सिमिलर तो हमसे पूछा नहीं था, तो इसलिए हम इसका जवाब ये नहीं देंगे। हर्टफुल मतलब कि दुःख देने वाला एक तरीके से, हर्टफुल दुःख जब मिला उसे, दुःख देने वाला, मीनिंग मैच नहीं कर रहा, मीनिंग जो है मैच नहीं कर रहा ये भी, तो हमें एंटोनिम्स देना था, इसका जस्ट अपोज़िट। तो ये ऑप्शन तो हर्टफुल नहीं होना चाहिए इसका, पछतावा फ़ील करना मतलब हर्टफुल, तो मैच नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब है कॉन्साइज़, इसका मतलब होता है टू द पॉइंट कोई भी चीज़ मतलब शॉर्ट में, यानी कि बिल्कुल ये जो है अनरिलेट वर्ड रिलेट ही नहीं कर रहा हमारा इससे, तो ये ऑप्शन भी हट जाएगा। अब अगला है इम्पेनिएंट। इम्पेनिएंट
जिसका मतलब होता है कि जिसे बिल्कुल पछतावा ना हो, नो गिल्टी। ठीक है? जिसे गिल्टी ना हो। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का जो है अपोज़िट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है? मतलब इसमें क्या था पछतावा होना और इम्पेनिएंट मतलब पछतावा ना होना, मतलब अपोज़िट एक तरीके से, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर मीनिंग पता है तो आप सॉल्व कर लोगे आसानी से, बिल्कुल प्यार से हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इससे पहले मैं इसे इरेज़ करता हूँ, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 ठीक है? पेज 12 वाला सॉल्व करते हैं। चूज़ ए सूटेबल सिनोनिम्स, इस बार सिनोनिम्स बताना है या सिमिलर वर्ड बताना है फॉर द वर्ड इंडिक्ट। इंडिक्ट वर्ड है हमारे पास, इसका बिल्कुल एक सिनोनिम्स बताना है, ठीक है? इससे पहले था एंटोनिम्स, अब हमें बताना है कि सिनोनिम्स। तो इंडिक्ट, इंडिक्ट का क्या मतलब होता है? यानी कि लीगली चार्ज लगाना। जब कोई चार्ज लगाता है मतलब कानूनी कार्रवाई जब होती है तो ऑफ़िशियली मतलब किसी पर ऑफ़िशियली या फिर लीगली चार्ज लगाना, ठीक है? चार्ज मतलब आप समझ जा रहे हो, यानी कानूनी तौर पर जो भी इल्ज़ाम लगाना एक तरीके से आप ये समझ सकते हो इल्ज़ाम लगाना। तो अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ इसका, तो हो सकता है वो एग्ज़ाम्पल यानी इंग्लिश में देता हूँ, सेंटेंस जो होगा द कोर्ट इंडिक्टेड द क्रिमिनल फॉर फ्रॉड। ठीक है? कोर्ट ने क्रिमिनल पर फ्रॉड का चार्ज लगाया, ठीक है? कोर्ट ने इंडिक्ट मतलब आप समझ गए इसका मतलब? अब हमारे पास कुछ ये सारे ऑप्शन हैं, इनमें से अब देखते हैं कि कौन-सा सिनोनिम्स इसमें करेक्ट होगा। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से अगर आप देखना चाहो तो कौन-सा करेक्ट आंसर होगा, पहले हम देखते हैं कंडेम्न्ड। पहला ऑप्शन जो है कंडेम्न्ड, इसका मतलब किसी को बुरी तरह क्रिटिसाइज़ करना, ठीक है? या डिसअप्रूव करना, ठीक है? तो लीगल चार्ज का मीनिंग नहीं है, मतलब ये जो है मीनिंग नहीं है इसका, तो ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा हमारा, करेक्ट नहीं है। अब अगला जो है रिप्रामेंट, तो मतलब यानी कि दंडता या वार्निंग देना। वार्निंग जब देते हैं ना, तो ये इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इंडिक्ट से इसका सिनोनिम्स तो नहीं मिल रहा, दंड देने वाला तो है नहीं तो कुछ ऐसा। अब एक्यूज़, एक्यूज़ है, ये बंदा एक्यूज़ है, ऐसा कुछ बोलते हैं ना जब इल्ज़ाम लगाते हैं उस बंदे पर तो एक्यूज़ बोला जाता है उसे। यानी कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इस पे, तो इल्ज़ाम लगाना इसका भी मतलब यही था। तो अरे! क्रॉस क्यों कर दिया मैंने? इल्ज़ाम लगाना एक तरीके से ये मैच कर लिया ना, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, एक्यूज़ वाला, ठीक है? अगला ऑप्शन है, तो एक्यूज़ तो हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है? अगर आप देखना चाहो तो आगे इसका भी मतलब देख सकते हो कि एलेज एलेज मतलब क्या होता है, तो क्लेम करना बिना प्रूफ़ के। यानी कि इसमें जो क्लेम करते हैं बिना प्रूफ़ के, ठीक है? कुछ कहते हैं मतलब प्रूफ़ नहीं है, ऑफ़िशियली चार्ज नहीं है इसका कुछ, इंडिक्ट में ऑफ़िशियल चार्ज है, सिर्फ़ क्लेम नहीं है, ठीक है? ऑफ़िशियल चार्ज है, क्लेम नहीं है, मतलब क्लेम की बात नहीं हो रही, तो ये ऑप्शन भी हट जाएगा हमारा। क्लेम नहीं कर सकते, इसमें एक्यूज़ वाला ऑप्शन जो है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर। आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन नंबर 13 राइट। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द वर्ड विथ द करेक्ट स्पेलिंग। अब ये तो काफ़ी ईज़ी सवाल है, जो आप बना लोगे। जो वर्ड है हमारा कंट्रोवर्शियल है, ठीक है? अब कंट्रोवर्शियल इसे पढ़ो, चारों के चारों सेम दिख रहे हैं, बस स्पेलिंग आपको पता होना चाहिए कंट्रोवर्शियल का स्पेलिंग क्या होता है, ठीक है? तो इसमें CIAL है, तो ये तो गलत हो जाएगा, पहला ही वाला, ठीक है? CIAL तो नहीं होता, SIAL होता है, ये तो गलत हो गया। ये ऑप्शन हमारा सही लग रहा है, तो यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन सही, ठीक है? कंट्रोवर्शियल, इसमें क्या गलत है? कॉन्ट्रा है यहाँ पे, ए लगा दिया है जबकि ओ होना चाहिए, ठीक है? ये भी गलत हो जाएगा। इसमें CL की स्पेलिंग गलत है, IEL लगा दिया है, ये गलत है। तो यहाँ पे भी तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो आई थिंक आपने ये 13th क्वेश्चन ईज़िली सॉल्व कर लिया होगा, इसमें तो कुछ उतना एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं थी। ईज़िली दिख भी रहा था स्पेलिंग, अगर आपको आती है तो ईज़िली आप सॉल्व कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा यहाँ पे। ऑलराइट, तो 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो मैं पेन ले लेता हूँ और सॉल्व करते हैं इसको। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू इंडिकेट द पर्पस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इन द लेटर राइटिंग। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ये जो वर्ड है, इसका मतलब आप क्या समझते हो? सबसे पहले मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज बेसिकली उसका मतलब क्या होता है? ये होता है कि लेटर में जब हम लेटर लिखते हैं, तो एंड का पार्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड में ही आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में हम लिखते हैं सिंसियरली, लास्ट में हम लिखते हैं ना कि सिंसियरली, योर फेथफुली, ठीक है? या फिर
बेस्ट रिगार्ड्स जब मेल वगैरह लिखते हैं तो वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। योर्स फेथफुली मतलब इसी टाइप का। तो मतलब कि इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस अगर बात करेंगे तो होता है इसका पर्पस कि लेटर को पोलाइटली एंड करना, पोलाइटली मतलब प्यार से अंत करना उसका, और रिस्पेक्ट दिखाना, अपना रिस्पेक्ट भी दिखाना, इसका मतलब ये होता है। तो अब हम 4 ऑप्शन है, इनमें से देखते हैं कि कौन लेटर को एंड कर रहा है और पोलाइटली बोल रहा है, ठीक है? रिस्पेक्ट दिखा रहा है, इनमें से कौन-कौन मैच कर रहा है। टू हाइलाइट द अर्जेंसी ऑफ द कंटेंट ऑफ द लेटर। अर्जेंसी, ये अर्जेंसी कौन हाइलाइट करता है? ये लेटर का, तो ये तो गलत है, ठीक है? हमारे कॉम्प्लीमेंट्री से तो कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। लेटर का जो अर्जेंसी जो होता है ना, ये तो बॉडी में हम दिखाते हैं। आपको बॉडी मतलब पता होगा ना, लेटर का जो बॉडी पार्ट होता है, ठीक है? जिसमें हम अपना बॉडी में बताते हैं सब चीज़, ये ऐसा-ऐसा बात है, अर्जेंसी ऐसी है। जो भी लेटर लिखने का जो भी हाइलाइट है, वो सब हम लिखते हैं उसमें। अगला ऑप्शन है टू इनवाइट द रिसिप्टेंट्स रिसिपिएंट रिसिपिएंट टू रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो ये थोड़ा-थोड़ा तो सही लग रहा है कि इससे थोड़ा लग रहा है, बट ये करेक्ट नहीं है। मेन पर्पस जो है, ये तो एक तरीके से बॉडी में भी इसको बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मोस्टली ऑन बॉडी में ही हम इसको बोल सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है? टू सिग्नल द कंक्लूजन ऑफ द लेटर एंड कन्वे रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट, जहाँ रिस्पेक्ट की बात हुई वही कॉम्प्लीमेंट्री में आ जाएगा, तो ये ऑप्शन हो सकता है हमारा करेक्ट। और कंक्लूजन, ये हम एंड में ही देते हैं, तो एंड ऑफ द लेटर ही होता है कंक्लूजन और रिस्पेक्ट देना, ठीक है? अब ये ऑप्शन क्यों सही है? अब ये समझो। तो बिल्कुल सही इसलिए है क्योंकि ये एंड एंड की बात हो रही है, ठीक है? एंड का दिखाता है और रिस्पेक्ट भी शो हो रहा है, ठीक है? तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर 4th वाला देखें तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। टू इंट्रोड्यूस द पर्पस ऑफ द लेटर, टू इंट्रोड्यूस द पर्पस ऑफ द लेटर। तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो जाएगा, ये तो ओपनिंग हो जाएगा एक तरीके से, बट हमने एंडिंग एंडिंग होता है कॉम्प्लीमेंट्री, क्लोज़ में ही एंडिंग लिखा हुआ है, ठीक है? क्लोज़ की बात हो रही है, ओपनिंग की तो बात ही नहीं हो रही। इंट्रोड्यूस मतलब ओपन करना, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अब क्यों? क्योंकि ओपनिंग की तो बात नहीं हो रही, ओपन में बताया जाता है इंट्रोड्यूस करने में, एंड में नहीं किया जाता ये चीज़। तो एंड की बात होनी होनी थी, इसलिए हमारा ये ऑप्शन जो है कंक्लूजन वाला, टू सिग्नल द कंक्लूजन ऑफ द लेटर एंड कन्वे रिस्पेक्ट, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 14th क्वेश्चन बहुत ईज़ी था। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन ईज़िली समझ आ गया हो। अब लेटर में बॉडी क्या होता है, ये तो पता ही होगा, जो मैंने ये अभी तो नहीं एक्सप्लेन किया, बट आपको पता होना चाहिए लेटर का बॉडी क्या होता है, ठीक है? आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, तो फिर हम देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ सैल्यूटेशन एंड सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब वही कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो आपने ऑलरेडी देखा, ठीक है? फॉर ए फॉर्मल लेटर, और फॉर्मल लेटर आप लोगों को पता होना चाहिए फॉर्मल में कैसे बोलते हैं और कैसे लिखते हैं, ठीक है? एंडिंग और क्लोजिंग। तो सैल्यूटेशन मतलब आपको पता है ना, मतलब बिगनिंग में जो हम लिखते हैं सैल्यूटेशन, डियर सर, डियर या रेस्पेक्टेड जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें अब बात हो रही है यहाँ पे फॉर्मल की, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? फॉर्मल की। अब सैल्यूटेशन का मतलब होता है जब ओपनिंग करते समय हम ग्रीटिंग देते हैं, ठीक है? ग्रीटिंग देते हैं ना ओपनिंग करते हुए डियर करके, तो यहाँ पे हर जगह डियर करके दिख रहा है, ठीक है? सब्सक्रिप्शन मतलब वही, मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है लेटर को पोलाइट एंडिंग, यानी कि पोलाइटली एंड करना लेटर को। और फॉर्मल लेटर है तो ऑफिशियली जो हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे टीचर को लिखते हैं या बॉस को लिखते हैं, ऑफिसर को लिखते समय हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? अगर सैल्यूटेशन में देखो तो डियर सर या मैडम या फिर डियर मिस्टर या मिसेस, जो भी नाम है वो हम लिखते हैं मिस्टर या मिसेस करके। ये होता है फॉर्मल में, ठीक है? अब हम ऑप्शन चेक करते हैं तो डियर अमित, ये पहला वाला ऑप्शन जो है डियर अमित। अब देखिए यहाँ पे नाम है, नाम से पहले मिस्टर या मिसेस लगाते हैं क्योंकि फॉर्मल है, तो ये ऑप्शन तो हट जाएगा। योर फेथफुली लगाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, योर फेथफुली। बट यहाँ पे फर्स्ट नेम है तो कैजुअली नहीं आप बोल सकते, ठीक है? तो यहाँ पे मिस्टर या मिसेस लगाना चाहिए था, तब जाके ये फॉर्मल होता, तो ये ऑप्शन हट गया। डियर मिस्टर मेहता, अब यहाँ पे मिस्टर लगा दिया है, नाम के साथ भी है। योर सिंसियरली, क्या योर सिंसियरली लिखते हैं फिर फॉर्मल लेटर में? तो हाँ, लिखते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आगे क्यों नहीं होगा, आगे के 2 ऑप्शन क्यों गलत है वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? इसमें तो आप समझ गए, ये फॉर्मल में मिस्टर लगाया है इसलिए फॉर्म मिस्टर लगाना था। और योर सिंसियरली जब हमें योर सिंसियरली लिखते हैं, ठीक है? योर सिंसियरली कब लिखते हैं? जब हमें नाम पता हो, ठीक है? नाम जब पता हो तो योर सिंसियरली लिखते हैं, याद है? आई थिंक याद होगा यार, इतना तो होना चाहिए याद। या नहीं याद है तो याद रख लो कि जब हमें नाम पता हो तो हम ये लिखते हैं, जब हमें रिसिप्टेंट का नाम पता हो, ठीक है? डियर सर योर्स लविंगली, ठीक है? डियर सर या मैडम योर्स लविंगली लिखा गया है। तो योर्स लविंगली जो है ना, ये फॉर्मल का पार्ट नहीं है, ठीक है?
तो ये भी हट जाएगा। अब योर्स ट्रूली, ठीक है? अब ब्रदर लिखा गया है ब्रदर, तो ये फैमिली या फिर पर्सनली लिखा गया है, तो पर्सनल या फॉर्मल नहीं लिखा जाता पर्सनल में, तो ये ऑप्शन भी हट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये वाला जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, डियर मिस्टर मेहता योर सिंसियरली, ठीक है? सैल्यूटेशन भी बता दिया मैंने आप लोगों को, और सैल्यूटेशन मतलब वही ग्रीटिंग करना, डियर करके जो भी लिखा जाता है, ग्रीटिंग का पार्ट, और सब्सक्रिप्शन मतलब एंडिंग, क्लोजिंग, जो हम क्लोज करते हैं योर सिंसियरली करके, जो भी योर फेथफुली जैसे भी हम करते हैं, वो जब हमें नाम पता हो तो हम योर सिंसियरली लिखते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16th वाला, ठीक है? ऑलराइट, तो अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन डेट डू नॉट, यहाँ पे ध्यान देना, डू नॉट है इसलिए इस स्पीच पे ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, रेड कलर से दिखा दिया है। फीचर इज नॉट इन ए नोटिस और एन एडवर्टीजमेंट, ना वो नोटिस का फीचर हो और ना ही एडवर्टीजमेंट का हो, ठीक है? ये चार ऑप्शन है, इसमें से ये मतलब कुछ बातें हैं, पांच चीजें हैं, इनमें से कौन सा ये चारों में से ऑप्शन होगा, ठीक है? ये होगा या ये होगा या ये होगा, ठीक है? ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। अब हम ये पढ़ते हैं, पहले आप लोगों को समझा देता हूँ, जो आपको बेसिक आपको चीज़ पता होना चाहिए नोटिस के बारे में। तो नोटिस जो होता है, ये बेसिकली शॉर्ट या ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट होता है, ठीक है? शॉर्ट में बताना हो किसी को, या ऑफ़िशियली अनाउंसमेंट होता है, लोगों को बेसिकली इन्फॉर्म करने के लिए, ठीक है? नोटिस का इस्तेमाल इन्फॉर्म करने के लिए होता है। जैसे कोई रूल्स हो गया या मीटिंग हो गया, जो इवेंट होने वाले हैं, ठीक है? वो सब। अब एडवर्टाइज़मेंट क्या होता है? एडवर्टाइज़मेंट होता है पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए, जो पब्लिक को पता हो, ठीक है? एडवर्टाइज़मेंट मतलब ऐड वगैरह, यूजुअली तो इनवाइट एप्लीकेशन या प्रमोट समथिंग, ठीक है? प्रमोट करने के लिए बेसिकली किसी चीज़ की कॉमन एक्सप्रेशन जो हमारा कॉमन जो होता है ना बेसिकली नोटिस में जो हम इस्तेमाल करते हैं, उनमें से हम यहाँ ढूँढेंगे और एडवर्टाइज़मेंट में भी देखेंगे क्या होता है कि नहीं। दिस इज़ टू इन्फॉर्म, ये जो है पहला वाला, दिस इज़ टू इन्फॉर्म, क्या ये होगा हमारा पार्ट नोटिस का या फिर एडवर्टाइज़मेंट का? तो दिस इज़ टू इन्फॉर्म ये ऑफ़िशियली नोटिस में इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है? दिस इज़ टू इन्फॉर्म, नोटिस में आप लिखते हो ना दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऐसे करके, नोटिस में ऑफ़िशियली जहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? काइंडली कंसेंटेड टू बी, अब जो ये है काइंडली कंसेंटेड टू बी, ये टू पर्सनल है, फॉर्मल नोटिस है और एड स्टाइल में नहीं है, ठीक है? यानी कि आप इसको मतलब एड में नहीं देते, ठीक है? और ये काइंडली मतलब ये पर्सनल है, तो नोटिस का भी पार्ट नहीं है, ना ही ये एड का पार्ट है। तो ये ऑप्शन हो सकता है हमारा, क्योंकि नो बोला था, तो ये ऑप्शन हो सकता है। अभी इसको देखते हैं, ऑप्शन भी चेक करेंगे। द कंपनी इनवाइट्स एप्लीकेशन, अभी ये जो है ये वाला द कंपनी इनवाइट्स एप्लीकेशन, ये ऐड में इस्तेमाल होता है, ठीक है? ऐड में इसका इस्तेमाल होता है, फीचर है ऐड का। तो ये हो गया एडवर्टाइज़मेंट का, ठीक है? अब देखते हैं द इवेंट विल, ये लास्ट वाला है, उससे पहले देख लेते हैं। यू आर कॉर्डिनली इनवाइटेड, यू आर कॉर्डिनली इनवाइटेड, ये हम कब लिखते हैं? यू आर कॉर्डिनली इनवाइटेड, ये आपको ध्यान होगा तो आप जब कार्ड लिखते थे, कार्ड में लिखते थे ना ये चीज़, कार्ड जब किसी को देते थे, तो आप बोलते थे कि आप इनवाइटेड हो, आ जाइए प्लीज़ ऐसा करके। नोटिस या ऐड में नहीं लिखते थे, इतना आप समझ जाओ कि नोटिस या ऐड में तो इस चीज़ को नहीं लिखते थे आप, ठीक है? नोटिस या फिर ऐड में नहीं लिखते थे, ऐड में मतलब एडवर्टाइज़मेंट में नहीं लिखते थे। द इवेंट विल बी हेड, अब इवेंट विल बी हेड ये दोनों का पार्ट है। नोटिस में भी बोलते हैं कि इस डेट को होगा इवेंट, या एडवर्टाइज़मेंट में भी बोलते हैं कि इस डेट को होगा, ठीक है? इवेंट कहाँ होने वाला है, क्या, ये चीज़ बोलते हैं ना दोनों में। तो नोटिस ऐड दोनों में इस्तेमाल होता है इसका, तो ये तो इस्तेमाल होने वाला। अब बोला था डू नॉट, तो डू नॉट वाले में हमारा बी और डी है, बी और डी ऑप्शन है, बी और डी, हाँ ये रहा। तो ऑप्शन है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ये वाला जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी एंड डी, ठीक है? आई थिंक ये वाला क्वेश्चन बहुत ईज़ी था, ईज़िली आपने सॉल्व कर लिया होगा, कोई खास प्रॉब्लम आया नहीं होगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है? मैं इरेज़ करता हूँ, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे फिर, और अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है 17th वाला, ठीक है? ऑलराइट। ऑलराइट, तो 17th वाला क्वेश्चन अब करते हैं बिल्कुल प्यार से। ये काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है और बना लोगे आप लोग खुद भी। पीपल हू हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक और फ़ियर, ठीक है? डिसलाइक और फ़ियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज़ सफ़र फ्रॉम, ठीक है? तो ये एक तरीके से फ़ोबिया की बात हो रही है, यानी कि डर हो या फिर डिसलाइक हो, ठीक है? डर हो या डिसलाइक हो, किस चीज़ से? पीपल हू हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो और डिसलाइक हो, पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज़, दूसरे कंट्री से, मतलब किसी का फ़ियर इस टाइप का हो, तो उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, उसमें से ये कौन-सा, सफ़र फ्रॉम, किस चीज़ से सफ़र करते हो? मतलब एक
फ़ियर का नाम है, ऐसा आप समझ सकते हो कि किस टाइप का फ़ियर है। यानी कि किसी को ऊँचाई से डर लगता है तो उसको बोलते हैं ना हाइटोफि मतलब हाइट से डर लगता है उसे। या फिर किसी को बंद कमरे से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, उस टाइप का फ़ियर, ठीक है? तो हमारे पास ये कुछ ऑप्शन है, इसको अब एक-एक करके अब हम समझते हैं, जैसे क्लस्ट्रोफ़ोबिया। पहला है क्लस्ट्रोफ़ोबिया। अब इसका मतलब क्या होता है, आप इसका मतलब समझो क्लस्ट्रो मतलब होता है कि क्लस्टो जो पहला वर्ड है, उसका मतलब होता है क्लोज़्ड, यानी कि क्लोज़्ड मतलब एक बंद बंद कोई स्पेस है, ठीक है? बंद कोई स्पेस, ठीक है? फ़ोबिया का मतलब तो आपको पता है डर डर, ठीक है? डर होता है बंद कमरे में या छोटी जगह पर। बंद कमरा हो या फिर छोटी जगह पे तो उसको उसे ये कहते हैं, ठीक है? तो इस टाइप की तो बात यहाँ नहीं कही गई, ठीक है? तो ये ऑप्शन हट जाएगा, ठीक है? अगला है ज़ीनोफ़ोबिया। ज़ीनोफ़ोबिया अब ज़ीनो मतलब आप क्या समझो कि मतलब यहाँ पे ज़ीनो जो वर्ड आया है ना ज़ीनो इसका मतलब होता है फ़ॉरेन या स्ट्रेंजर, ठीक है? फ़ॉरेन लोग या फिर कोई दूसरे लोग स्ट्रेंजर, ठीक है? स्ट्रेंजर। अब ये दूसरी कंट्री की बात हो रही थी, तो दूसरी कंट्री में फ़ॉरेन के लोग होंगे, ठीक है? और स्ट्रेंजर होंगे, अजनबी होंगे उनके लिए, ठीक है? तो ये ऑप्शन हो सकता है हमारा। फ़ोबिया मतलब फ़ियर सेम, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है। आगे भी देख लेते हैं। अब फ़ोबिया ये भी है हमारा, एग्रोफ़ोबिया। अब इसका मतलब क्या होता है? इसे तो मैंने बता दिया बेसिकली आप लोगों को। अब एग्रोफ़ोबिया मतलब क्या होता है? जिसे ओपन स्पेस से मतलब वो क्राउड क्राउड है मान लीजिए, क्राउड है उससे डर लगता हो, क्राउड से। मतलब जिसे ओपन में ही रहना पसंद है इस तरीके से मतलब आप समझ लो, ठीक है? अ किसी-किसी को मतलब खुली जगह में या फिर क्राउडेड एरिया में डर लगता है, उस टाइप का, तो ये एरिया है। इस टाइप का जो डर होता है, जिसे क्राउड में या फिर भीड़-भाड़ इलाके में जिसे डर लगता है, उस टाइप का एग्रोफोबिया उसे कहते हैं। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन हमारा मैच जो हो रहा था, वो हो गया है। अब हमारा है लैथोफोबिया। अब लैथोफोबिया का मतलब क्या होता है? लैथो मतलब आप समझ सकते हो स्टिक, ठीक है? लाठी बेसिकली उस इस इससे यही समझ जाओ, ठीक है? स्टिक बोल सकते हो आप इसे, यानी कि इस डंडा या फिर लाठी तो मतलब डंडा या फिर स्टिक, ठीक है? इससे जिसे डर लगता है, मतलब बचपन में होता है बच्चों को मार-मार के डंडे से डर लगा देते हैं उसका, तो ये हो जाता है किसी-किसी को लाठी से डर डर लगने लगता है, तो उसे लैथोफोबिया कहते हैं, यानी कि जिसे स्टिक से डर लगता है, ठीक है? डंडा बेसिकली। तो ये इसका भी बात नहीं किया गया, तो हमारा ज़ीनोफ़ोबिया जो है करेक्ट हो जाएगा 17th का आंसर। ये काफ़ी ईज़ी था और ईज़िली मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, काफ़ी सही भी था, ठीक है? और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए अदर कंट्रीज़ मतलब फ़ॉरेन के लोग यानी कि अजनबी, अजनबी यानी कि ज़ीनो, ठीक है? ज़ीनो मतलब लोग, आप ऐसा समझ सकते हो, अजनबी लोग। हाँ, ऑलराइट फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑलराइट तो 18th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि अ स्पीच इन अ प्ले इन व्हिच अ कैरेक्टर इज़ अलोन ऑन अ स्टेज, ठीक है? एक स्पीच बोला जा रहा है एक प्ले में जो कि व्हिच अ कैरेक्टर इज़ अलोन मतलब कि स्टेज पे वो अकेला है, ठीक है? तो उसे क्या कहेंगे? तो ये 4 ऑप्शन है उसमें से हम पढ़ते हैं। मोनोलॉगी मतलब मोनो मतलब एक होता है, लॉगी मतलब स्पीच देना। तो देखो सॉरी तो मोनो मतलब होता है 1 और लॉगी मतलब स्पीच देना। मतलब कि होता है कि लॉन्ग स्पीच, ठीक है? लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन, ठीक है? तो बट ये ज़रूरी नहीं है कि कैरेक्टर जो है स्टेज पे हो और अकेला हो। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं हो जाएगा क्योंकि स्टेज की बात हो रही है। तो अकेला हो ये नहीं हो सकता इसका मतलब एक है और लॉन्ग स्पीच दे रहा है लेकिन वो स्टेज पे है कि नहीं ये चीज़ नहीं है और अकेला है अकेला हो स्टेज पे अकेला हो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है स्पीच में, ठीक है? अब कोलोलॉगी अब ये जो कोलोलॉगी है इसका मतलब क्या होता है? कन्वर्सेशन बिटवीन 2 और मोर कैरेक्टर। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि अलोन की बात हो रही थी, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, अकेला नहीं है, ठीक है? अब सॉलिलॉगी अब सॉलिलॉगी मतलब सोलो मतलब अकेला, सोलो मतलब अकेला होता है, ठीक है? एक अकेला आदमी, ठीक है? तो तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है कि सही हो, अलोन इसका मतलब होता है अलोन और अकेला बात करना एक तरीके से या अकेला टॉकिंग या फिर अकेला स्पीच देना। तो इसका मतलब ये होता है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बट अभी आप पूरा आगे भी देखेंगे, उसको भी देखेंगे। जब कोई कैरेक्टर देखिए इसका मतलब क्या होता है, जब कोई कैरेक्टर अकेला स्टेज पे और अपनी थॉट्स डायरेक्टली ऑडियंस को बताए, ठीक है? इसका मतलब ये होता है, ठीक है? सोलोगी उसे बोलते हैं, अकेला जब वो स्टेज पे जाए और अपना जो भी आइडिया है या थॉट है, वो अकेला बताए ऑडियंस को। तो ये बिल्कुल आंसर जो है, ये सही हो जाएगा। अगला देते हैं सरकमलोक्यूशन।
तो ये वाला ऑप्शन क्या है? इसका मतलब क्या होता है? मतलब आप समझाओ, जो ऐसा बंदा होता है ना जो घुमा-फिरा के अपनी बातें कहता है। मतलब घुमा-फिरा कर बोलना, ठीक है? बात को घुमा-फिरा के बोलना, उसे कहते हैं टोटली रॉन्ग। ये तो टोटली जो है गलत है। इसकी तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। तो ऑप्शन हमें मिल गया है सोलिलॉगी, ठीक है? ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? मैंने इसको सर्कल कर दिया, ये करेक्ट आंसर है। आई थिंक ये वाला थोड़ा ईज़ी था, मतलब इसमें थोड़े वर्ड्स जो ऐसे-वैसे थे, थोड़ा आपको समझ आने चाहिए। पीवाईक्यू जितना करोगे उतने अच्छे से आप वर्ड्स को सीख पाओगे। तो ज़्यादातर वर्ड्स आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस तरीके से सवाल बना सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, तो अगला क्वेश्चन हमारा है 19th वाला। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस। फॉलोइंग सेंटेंस है एज एन एरर। तो एरर हमें पता करना है कि कौन सा सेगमेंट में हमारा एरर है। पहले हम सेंटेंस पढ़ लेते हैं, ठीक है? उसके बाद हम बताएंगे कि कौन सा पार्ट में एरर है। आई हियर्ड अबाउट दैट द डायरेक्टर सेड टू देम दैट ही डिड नॉट थिंक इट नेसेसरी दैट ही शुड हैव टू एग्री विद एवरीथिंग दे प्रपोज्ड। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस है। अगर आप चाहो तो इसका हिंदी मीनिंग अगर आप जानना चाहो तो ये समझ लो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है कि मैंने सुना है कि डायरेक्टर ने उस उसे कहा कि उन्हें नहीं लगता कि जरूरी है कि वह सब कुछ एग्री करे जो उन्होंने प्रपोज किया। तो मतलब ये थोड़ा मतलब हिंदी में आप लोगों को बता दिया। अब ग्रामर अब इसका चेक करते हैं, ठीक है, लाइन बाय लाइन। तो पहला ऑप्शन है आई हियर्ड अबाउट दैट द डायरेक्टर सेड टू देम। ये जो वर्ड है इसमें ही मुझे एरर दिख रहा है, क्योंकि मैंने जब हिंदी में ट्रांसलेट किया तो भी इसी में मुझे प्रॉब्लम दिखा। तो इसमें तो एरर है, मुझे साफ दिख रहा है इसमें एरर है। ठीक है, इसमें एरर है और हमें एरर ही बताना था। फिलहाल आगे और देखेंगे। तो एरर अब क्या है? अबाउट दैट। अब ये अबाउट दैट गलत है, ठीक है। करेक्ट क्या होना चाहिए? आई हियर दैट दी डायरेक्टर सेड टू देम। इस तरीके से कुछ होना चाहिए, ठीक है। करेक्ट फॉर्म में आई हियर्ड होना चाहिए, ठीक है, जो कि क्या है यहाँ पे? एक सेकंड, आई हियर्ड अबाउट दी, आई हियर डैट होना चाहिए, ठीक है। आई हियर डैट दी, ठीक है। अबाउट जो लिखा है ये थोड़ा मुझे गलत दिख रहा है। अबाउट डैट जो लिखा है ये ही गलत है, ठीक है। सेंटेंस में वही गलत है, ठीक है। आई हियर्ड अबाउट डैट, यही गलत है। क्या होना चाहिए? आई हियर डैट दी डायरेक्टर सेड टू देम, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस होना चाहिए। आगे देखते हैं बी वाला ऑप्शन जो है वो क्या कह रहा है। दैट ही डिड नॉट थिंक इट नेसेसरी दैट। हाँ, ये चीज़ तो सही है, ग्रामर इसका पूरा सही है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रामर बिल्कुल सही है। दैट ही डिड नॉट थिंक इट इज़ नेसेसरी, ठीक है, ये करेक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं सी वाला जो है, शी शुड हैव टू एग्री विथ। हाँ, ये भी फॉर्मली जो है इसका बिल्कुल सही है और ही शुड हैव टू एग्री विथ। टेक्निकली ये करेक्ट है, ठीक है। टेक्निकली अगर आप चेक करो तो ये टेक्निकली करेक्ट है और थ्रू थोड़ा फॉर्मल लगता है, ठीक है। थ्रू जो लिखा गया है वो थोड़ा फॉर्मल लगता है। और ग्रामर ग्रामर की बात करें तो वो भी सही है, ग्रामर भी इसका सही है। आगे देखते हैं एवरीथिंग दे प्रपोज्ड। हाँ, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये तो सिंपल आपको समझ आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा, इसमें ही एरर दिख गया था। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट, क्योंकि हमसे एरर ही पूछा था। अबाउट दैट जो लिखा है यही एरर है, ठीक है। अबाउट दैट ही गलत है, ठीक है, गलत कॉम्बिनेशन है। आई हियर दैट होना चाहिए। अबाउट जो लिख दिया अबाउट दैट वो गलत है। क्या यूज करना चाहिए? आई हियर दैट यूज करना चाहिए, आई हियर दैट, ठीक है। जो सही होना चाहिए वो मैंने बता दिया आप लोगों को। और सेंटेंस आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसका हिंदी मीनिंग आपको समझाया तो भी आपको गलत लगा, ठीक है। हिंदी पढ़ने में भी भाई छोड़ो, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था, बना लोगे। अगर सेंटेंस पढ़ लिए होगे तो आराम से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ग्रामर का मिस्टेक था बस इसमें, वही ग्रामर आपको बता देना था। जस्ट ए सेकेंड, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर है 20। ऑलराइट, तो 20th वाला 20वां क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस दैट हैज एन एरर। इसमें भी एरर हमें फाइंड करना है, तो सेंटेंस पढ़ लेते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ द कंप्यूटर्स प्रोफेशनल्स रिकमेंडेड दैट effective measures should be taken against software piracy। ठीक है, तो ये सेंटेंस था हमारे पास, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेंटेंस समझ आ गया हो। समझ ना आया हो तो इसका अगर हिंदी में मतलब अगर आप समझना चाहो तो हिंदी में बोल देता हूँ। तो ज़्यादातर जो कंप्यूटर हैं जो प्रोफेशनल्स हैं वो रिकमेंड करते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं वो रिकमेंड करते हैं कि इफेक्टिव मेजर्स लिए जाने चाहिए, ठीक है, अगेंस्ट द सॉफ्टवेयर पायरेसी।
ठीक है? उसके ऊपर था। अब ग्रामर एक-एक करके सबका ग्रामर चेक करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कहाँ एरर है। अपने आप पता चल जाएगा जैसे ही हम ग्रामर चेक करेंगे। ऑप्शन ऑप्शन चेक करते हैं, द मेजॉरिटी ऑफ द कंप्यूटर, ये तो पूरा करेक्ट है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। कंप्यूटर्स प्रोफेशनल्स रिकमेंड। अब कंप्यूटर के प्रोफेशनल रिकमेंड, क्या रिकमेंड, ऐसा कुछ मतलब रिकमेंड, ये थोड़ा मतलब गलत लग रहा है। ठीक है, एरर क्यों? रिकमेंड दैट इफेक्टिव मेजर्स शुड बी टेकन। इसमें जो मी है, ठीक है, मी शुड, शुड नहीं होना चाहिए यहाँ पे। शुड जो है इस्तेमाल किया गया है, कहाँ है? कंप्यूटर प्रोफेशनल रिकमेंड दैट, मी के साथ शुड आता है ऐसा कुछ। कंप्यूटर प्रोफेशनल रिकमेंडेड दैट इफेक्टिव मेजर शुड लिखा है यहाँ पे, शुड बी। तो ये थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, तो यही में हमारा एरर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ दिख भी नहीं रहा। एक वर्ब के बाद जो हम रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब सजेशन दे रहे हैं या डिमांड दे रहे हैं, तो इंग्लिश में सब्जेक्टिव मोड है, तो यूज क्या होगा? बी टेकन या नॉट शुड बी टेकन। तो बी टेकन होना चाहिए या फिर नॉट शुड बी टेकन। ठीक है, नॉट शुड बी टेकन, यानी बी जो वर्ड है वो आना चाहिए। यहाँ यही मिस्टेक है। ठीक है, तो ये एरर हो सकता है हमारा। आगे देख लेते हैं। डेट इफेक्टिव मेजर्स, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इफेक्टिव मेजर ये करेक्ट है। ठीक है, ग्रामर भी इसका सही है। आगे देखते हैं, अगला है शुड बी टेकन अगेंस्ट सॉफ्टवेयर पायरेसी। शुड बी टेकन अगेंस्ट, हाँ तो ये जो है शुड बी टेकन अगेंस्ट सॉफ्टवेयर पॉलिसी, इनलिक्ट टू बी, ये भी हमारा थोड़ा मिस्टेक लग रहा है। एक सेकंड, बस एक सेकंड। तो ये भी हमारा शुड बी टेकन अगेंस्ट सॉफ्टवेयर पायरेसी, तो ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा एरर दे देगा। डेट हैज एन एरर पूछा था, तो बी वाला ऑप्शन जो है ये एरर दे देगा। ठीक है, मतलब एरर है इसी में, इसी सेंटेंस के इस लाइन में। आई होप, आई थिंक ये वाला एरर वाला आप लोग सवाल बना लोगे। एक से दो सवाल अगर आए तो इजी है, बना बना लेना। और वरना ऑप्शन मिलता है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अगर मोस्ट प्रोबेबली तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अगर आई तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 वाला। ऑलराइट, तो अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। 21 वाला बेसिकली, इट्स दैट्स अ वेरी सैड न्यूज़। ठीक है, वो बहुत निराश भरा न्यूज़ था। इफ, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है। अर्लियर आई वुड हैव ट्राइड टू हेल्प हर, ये मतलब आप लोग इसमें जितना आप समझ सको वो समझ लो। पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर आप समझना चाहो तो वो समझ लो। सेंटेंस में जो है इफ अर्लियर के बीच में गैप है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है। तो वुड हैव ट्राइड, ऐसा करके जो ये वुड हैव ट्राइड, तो यहाँ पे थर्ड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन मतलब जो रूल है बेसिकली वो बता रहा हूँ। तो थर्ड कंडीशनल का यूज होता है। ठीक है, यानी कि पास्ट में कोई चीज डिफरेंट होती है तो क्या होता। ठीक है, पास्ट में कोई चीज डिफरेंट होती तो क्या होता, इस तरीके से है। तो यहाँ पे इफ है, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट लगेगा, पास्ट परफेक्ट प्लस में वुड हैव है यहाँ पे, प्लस में पास्ट पार्टिकल लगा है यहाँ पे, राइट। ठीक है, अब देखो ऑप्शन अगर चेक करोगे तो आई नो क्या है? प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे प्रेजेंट तो नहीं लगना चाहिए, तो ये ऑप्शन हट जाएगा। प्रेजेंट की बात नहीं हो रही, पास्ट परफेक्ट लगना चाहिए। आई इफ के साथ, इफ के साथ क्या लगेगा? पास्ट परफेक्ट लगेगा, पास्ट परफेक्ट लगेगा। ठीक है, पास्ट है। आई विल नो, आई विल नो, ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? ये भी आपको पता है कि ये फ्यूचर टेंस हो जाएगा, जो कि रॉन्ग है। आई न्यू, मैं जानता हूँ। ठीक है, या जानती हूँ, जो भी है, ये सिंपल पास्ट है। ठीक है, ये भी सिंपल पास्ट है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सिंपल पास्ट है इसलिए। आई हैड नो मतलब ये पास्ट परफेक्ट है, तो हमें पास्ट परफेक्ट ही चाहिए था। ठीक है, क्योंकि इफ के साथ पास्ट परफेक्ट लगता है, उसके बाद वुड हैव लगता है, उसके बाद पास्ट पार्टिकल लगता है। ठीक है, यानी कि जो रूल है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि इफ के साथ पास्ट परफेक्ट लगता है और कॉमा होता है बेसिकली, वुड हैव प्लस में पास्ट पार्टिकल,
ये होगा इस सेंटेंस में। तो ऑप्शन हमारा ये वाला हो जाएगा आई हैड। तो ग्रामर अगर आप टेंस इसका समझ लिए तो आप इस सवाल को बना लोगे। तो आई हैड नोन जो है इसका आंसर हो जाएगा सही। आई हैड नोन अर्लियर, आई वुड, आई आई अच्छा इफ, हाँ, इफ आई हैड नोन अर्लियर आई वुड हेल्प, ट्राई टू हेल्प हर। हाँ, ये सेंटेंस पूरा सही हो गया। तो आई होप कि ये 21 वाला क्वेश्चन काफ़ी इजी था, बना लोगे। इसमें बस थर्ड कंडीशनल वाला जो रूल था वो लगता इफ के साथ पास पर पास परफेक्ट जो था, यानी कि पास परफेक्ट ही था ना, अभी बोला मैंने आप लोगों को। इफ के साथ पास परफेक्ट और वुड हैव और प्लस में पास्ट का पार्टिकल। ठीक है, पास्ट पार्टिकल बेसिकली काफ़ी इजी था, बना लोगे सवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 वाला क्या कह रहा है, ओ सॉरी 22 वाला क्या कह रहा है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट मीन्स द आफ्टर वर्ड और कंक्लूजन ऑफ द लिटरेरी वर्क। ठीक है, इसमें से हमें अप्रोप्रिएट वर्ड हमें चूज करना है जिसका मतलब ये होता हो, यानी कि कंक्लूजन ऑफ द लिटरेरी वर्क। तो हमारा पहला है प्रोलॉग। प्रोलॉग, लॉग मतलब लॉग का मतलब आप लोगों को बताया था ना मैंने, स्पीच। लास्ट एक सेकेंड, मैं इसको इरेज करता हूँ, पूरा स्पेलिंग सही से दिखे। स्पीच, प्रोलॉग मतलब शुरुआती करने, मतलब शुरुआत में जब हम लिखते हैं, बिफोर बिफोर समझ लो आप। लॉग मतलब स्पीच, यानी कि ओपनिंग में जब हम लिखते हैं, ओपनिंग पार्ट, जिसे आप इंट्रोडक्शन आप बोल सकते हो एक तरीके से, ऑफ लिटरेरी वर्क। ये बिगिनिंग होता है, कंक्लूजन नहीं। ठीक है, हमसे क्या पूछा था, कंक्लूजन पूछा था ना, तो बिगिनिंग में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ना कि कंक्लूजन में, तो ये ऑप्शन हट जाएगा। अब डायलॉग, अब डायलॉग तो भाई ये तो कन्वर्सेशन का, बिटवीन टू पर्सन का, ये तो पूरा स्पीच हो गया एक तरीके से, पूरा बातचीत, कंक्लूजन थोड़ी हुआ ये डायलॉग। तो कंक्लूजन का भी ये पार्ट नहीं हो जाएगा। अगला है मोनोलॉग। अब मोनोलॉग का मतलब आप क्या समझते हो, एक पर्सन का लॉन्ग स्पीच। ठीक है, लॉग मतलब वही स्पीच, लॉग, मोनोलॉग मतलब एक पर्सन का लॉन्ग स्पीच। अब वो अकेला, ये अकेला कैरेक्टर का स्पीच आप समझ सकते हो ऐसा। ठीक है, कंक्लूजन मीनिंग नहीं है इसका, इसका मीनिंग कंक्लूजन नहीं है। अब एपिलॉग, अब एपिलॉग मतलब होता है आफ्टर। ठीक है, एपी मतलब होता है आफ्टर, लॉग मतलब स्पीच बता दिया, यानी कि आफ्टर वर्ड एक तरीके से। तो ये वर्ड हमें दिख गया आफ्टर वर्ड, एपी मतलब होता है आफ्टर। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कंक्लूजन होता है, बिल्कुल सही है, कंक्लूजन होता है इसका मतलब। ठीक है, तो ये 22 वाला क्वेश्चन काफ़ी इजी था, बना लोगे इसका। तो सिंपल, पुराने वाले मतलब स्पीच से रिलेटेड था ये, तो काफ़ी इजीली बना लोगे इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल राइट, तो आ गए हम, अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, बिल्कुल एंड पे आ गए हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, उसको हम ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद इसका जवाब देते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक पंच पंचतंत्र। पंचतंत्र एक बुक है। ठीक है, उसका ऑथर का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो पहला है चाणक्य, ये भी बहुत फेमस इंडियन टीचर है। ठीक है, और पॉलिटिकल थिंकर है। ठीक है, इंडियन टीचर और पॉलिटिकल थिंकर है, जिनका अर्थशास्त्र होता है ना, अर्थशास्त्र उसमें, ना कि पंचायत पंचतंत्र में। तो ये अर्थशास्त्र में चले जाएंगे, तो ये तो आंसर नहीं होना चाहिए। सुधा मूर्ति, इनके बारे में आपने टीचिंग एप्टीट्यूड के वीडियो में भी देखा होगा, हालांकि पता नहीं मैं अब तक अब तो आप लोग देख चुके हो कि नहीं। तो ऑलरेडी मैंने एक पीवाईक्यू सॉल्व करवाया है टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो वो आप आई बटन पे दिख रहा होगा, देख लेना, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ दिख जाएगा आपको। सुधा मूर्ति, तो ये क्यों फेमस थे आपको पता है? जिन्होंने वो वीडियो देखा होगा उनको पता होगा, ये मॉडर्न इंडियन ऑथर थी। ठीक है, ये चिल्ड्रन बुक्स लिखती थी और सोशल वर्क के लिए ये जानी जाती थी। तो ये पंचतंत्र के लिए तो नहीं थी, तो ये भी ऑप्शन हट जाएगा। अब झुम्पा लाहिरी, ये जो है ये इंडियन अमेरिकन ऑथर है। ठीक है, अमेरिकन ऑथर है। ठीक है, ये अमेरिकन ऑथर है, जो कि ये भी गलत हो जाएगा। हमें पंचतंत्र का बताना था, तो ये मैच नहीं कर रहा। बाकी है विष्णु शर्मा। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि ऑथर ऑफ पंचतंत्र यही है। ठीक है, और ये मतलब फेबल्स और स्टोरीज लिखते थे, मॉरल फेबल्स और स्टोरीज ये लिखने के लिए फेमस थे, ऑथर पंचतंत्र के, विष्णु शर्मा। तो हमने ये 23 क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और मैंने काफ़ी ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर ना समझ आया हो तो प्लीज़ आप अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए, मतलब सोशल मीडिया ये गूगल का इस्तेमाल करिए। अब तो चैट जीपीटी भी है, वो भी आपकी हेल्प करेगा काफ़ी। ये पीडीएफ तो मैं आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता किसी कारणवश, बट मैंने स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप उस तरीके से। तो मैंने ये पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया है उसके लिए।
काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है ये। तो मिलते हैं हम नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हो सकता है हम नेक्स्ट पीवाईक्यू करें, तो आप चाहो तो पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट में देख सकते हो कि मैंने किस-किस का पीवाईक्यू करवा दिया है। अगर आपको पसंद आए तो आप जाके देख सकते हो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।